सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की ही तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। और अपन लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन में कक्षा 6 है, इसको अपन ने शुरू कर रखा है। और कक्षा 6 के अंदर अपन 7 लेसन है इससे पहले कर चुके हैं। आज अपन 8वें लेसन की ओर रुख कर रहे हैं और 8वें लेसन का नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये अपन ने बात कही कि आजीविका के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो एक बार इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और फिर करते हैं अपन क्लास को शुरू। ठीक है, चलिए करते हैं अपन लोग क्लास को स्टार्ट। देखते चलिएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इस क्लास के अंदर मिलने वाली हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट अपन। पहला लिख रखा है यहाँ पे कि मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करता है वो सारे के सारे कार्य हैं, वो क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी भूमि है और यहाँ पे अच्छा पानी की सुविधा है, तो वहां के लोग हैं वो क्या करेंगे, कृषि कार्य पर निर्भर रहेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों का भंडार है, इसका मतलब वहां पे खनन का कार्य प्रमुखता से होगा। मान लेते हैं वहां पे बिल्कुल तटीय क्षेत्र में, तो वहां पे मत्स्य पालन होगा। यानी किसी भी की आजीविका है वो वहां के प्राकृतिक संसाधन, वहां की जलवायु, वहां का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। जैसे जैसे शैक्षिक स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र जिसे अपन लोग कहते हैं, यानी कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उद्योग धंधे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, पूरा का पूरा सेवा क्षेत्र जो आता है सर्विस सेक्टर, वो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में आता है। तो ये जो तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहां ज्यादा होंगी, जहां शैक्षिक स्तर ज्यादा होगा। तो ये आर्थिक क्रियाएं जो जीवन निर्वाह के लिए व्यक्ति करता है वो सारी वहां की प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है और साथ ही यहां विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहां के लोग प्रमुख रूप से कृषि है, पशुपालन, खनन कार्य करते हैं और आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्र में भी कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में कृषि की। देखिएगा पहले नंबर पे यहां पे लिखा हुआ है राजस्थान में कृषि में कि राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है, जैसा कि अपन ने पढ़ा। और यहां जो कृषि है ये किस पे निर्भर करती है, मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। अतः राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। कई दफा ये प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, अपन लोग पढ़ते रह जाते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, पीसी कल्चर किसे कहते हैं, वर्टिकल्चर, वर्मी कल्चर, ओलिविकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अपन वो कल्चर पढ़ते रह जाते हैं। प्रश्न आ जाता है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, कृषि को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां की जो कृषि है ये मानसून पर निर्भर करती है, इसीलिए कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अगली बात कि यहां वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती। पिछली रीट 2018 में सीधा सीधा एक प्रश्न आ गया था यहां से, और कई से एक विद्यार्थी होते हैं जिनको इसमें भी समस्या आ जाती है कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। चलिए देखते हैं अपन पहले नंबर पे क्या कह रहे हैं। पहले नंबर पे भाई साहब ये कह रहे हैं रबी की फसल। अब प्रश्न क्या बनाना है, रबी की फसल होती कब है। पहली बात तो याद रखेंगे रबी की फसल शीत ऋतु में होती है, जबकि खरीफ की फसल कब होती है, ये वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। और जबकि जायद की फसल है ये इन दोनों के बीच वाला जो भाग है, यानी मैं कह सकता हूं ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल होगी, तो आप कहेंगे जायद की फसल होगी। अब देखेंगे नंबर 1 पे रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। अब सर्दी प्रारंभ का मतलब आप यूं मान के चलिएगा रबी की फसल की जो बुआई है ये अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है। कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में होती है। अब रबी की फसल कब हो रही है, तो अपन कहेंगे सर्दियों में। इसलिए प्रश्न आ सकता है कि रबी की फसल है इसे क्या कहेंगे। अब सर्दी होने का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि आप इसे सयालू कहेंगे। रबी की फसल की कटाई कब होती है? गर्मी प्रारंभ होने पे होती है। इसलिए इस फसल को क्या कहा जाता है,
उनालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनालू। रबी वाली फसल को क्या कहते हैं? उनालू कहते हैं, जबकि खरीफ वाली जो फसल है इसको सयालू कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि स्यालू किन बोले? खरीफ की फसल को सयालू, जबकि रबी की फसल को क्या कहते हैं? उनालू। रबी की फसल में कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से जो अपने को देखने को मिलता है, गेहूं रबी में आएगा, जो रबी के अंदर है, चावल रबी के अंदर है। ये महत्वपूर्ण बात है भाई साहब, चावल वाली। गेहूं, जो, चावल, चना, सरसों, ये किसमें आती हैं फसलें? तो याद रखेंगे रबी के अंदर फसलें आती हैं। कौन कौन सी हैं एक बार देखिएगा? गेहूं, जो, चावल, चना, सरसों आदि किसकी फसलें हैं? तो आपका उत्तर आएगा आदि रबी की फसलें। इसके अलावा और भी हैं, जैसे अपन लोग देखते हैं रबी के अंदर बहुत सारी फसलें, और कौन सी है कमेंट करके बताइएगा। और बाकी कृषि जो इसमें नॉर्मल दे रखा है ब्रीफ में, बाकी कृषि कक्षा 8 के राजस्थान अध्ययन के अंदर काफी डिटेल में है थोड़ा फसलें वगैरह, तो वहां भी अपन लोग कृषि को आराम से विस्तार से पढ़ेंगे। यहां ब्रीफ के अंदर है, नॉर्मल अगर प्रश्न आ जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती हैं? तो याद रखेंगे खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, तिल है आदि। एक छोटी सी बात मैं आपको यहां बता देता हूं कि जो दलहन आता है, उस दलहन में लगभग दलहन जो भी आपको नाम पता होते हैं वो किस में आते हैं? खरीफ में आते हैं। लगभग दलहन कहां पे आएंगे? खरीफ में आएंगे। याद रखें, ये मोटा मोटी आइडिया है कि लगभग दलहन छोड़ के चना एवं मसूर। प्रश्न आ जाए कि चना किस में आएगा, तो अपन कहेंगे चना रबी में आएगा, यानी चना एवं मसूर को छोड़ने बाकी सारे दलहन, चाहे वो कोई सी भी दाल है, वो सारा किस में आएगा? खरीफ में। बाकी ज्वार आप जानते हैं खरीफ में, बाजरा जानते हैं खरीफ के अंदर, मूंग खरीफ के अंदर आता है, तिल खरीफ में आता है, कपास खरीफ में है, गन्ना खरीफ में है, मूंगफली खरीफ में है, ये सारी किस्में आती हैं खरीफ में। याद करना है कपास को एक तो खरीफ में मुख्य रूप से, एक याद करना है गन्ने को मुख्य रूप से, एक मूंगफली को, बाकी बाजरा तो अपन जानते हैं खरीफ में। अब दूसरी बात, खरीफ है ये किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे खरीफ की जो फसल है ये मानसून पे आधारित है। किस पे आधारित है? मानसून पे आधारित है। और ज्यादा जो रकबा होता है, ज्यादा जो एरिया होता है जहां बोई जाती है, वो खरीफ की फसल ही बोई जाती है। गौर करें, खरीफ की फसल से जस्ट पहले और रबी की फसल की कटाई के जस्ट बाद में जो फसल बोई जाती है वो है जायद। और जायद में क्या है? खरबूज है, तरबूज है, काकड़ी है, खीरा है आदि फसलें उगाई जाती हैं। और सब्जियां मुख्य रूप से कह सकते हैं अपन, ए मतीरा जो है ये क्या उगाया जाए? याद रखूंगा जायद में। किसमें? जायद में। किसमें? जायद में। जायद भी पूर्ण रूप से सिंचाई पे निर्भर करती है, रबी भी पूर्ण रूप से सिंचाई पे निर्भर करती है। रबी के अंदर याद रखेंगे ये जो मावट होती है ये फायदेमंद होती है। रबी में जो मावट होती है फायदेमंद होती है, इसलिए मावट को कहा जाता है रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदों वाली वर्षा। चलें आगे चलते हैं। अगली बात आती है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। मैंने कहा कृषि ब्रीफ में है तो अपन यहां ब्रीफ में करेंगे। यहां ब्रीफ में इसलिए करेंगे क्योंकि कक्षा 8 के अंदर डिटेल में सारी चीजें दे रखी हैं। आगे आ रहा है राजस्थान में कृषि का पिछड़ापन क्यों है? तो पहली बात तो प्राकृतिक कारण है, इसलिए राजस्थान में कृषि पिछड़ी हुई है। बार बार सूखा पड़ जाता है, रेतीली, ऊसर और बंजर भूमि है, मिट्टी का यहाँ अपर्दन समस्या अपने आप के अंदर एक, और मिट्टी के अपर्दन में यहाँ पे अवनलिका अपर्दन भी होता है, नदियाँ, चंबल नदी बीहड़ बना देती है, जबकि पूरे के पूरे रेगिस्तान के अंदर वायु के द्वारा अपर्दन होता है। दूसरी बात आर्थिक कारण भी है, किसान निर्धन है, यहाँ के उपज है इसका कम मूल्य होता है। अभी किसान वगैरह भी हड़ताल कर रहे हैं, उपज का कम मूल्य मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। पुरानी टेक्निक है, नई तकनीकें नहीं है। राजस्थान में क्यों है ऐसा? पंजाब हरियाणा के किसान हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान से संपन्न राज्य हैं कहीं ना कहीं कृषि की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि वहां पे नई नई टेक्निक आ गई, ठीक है, वहां पे लोग कृषि को अलग अलग तरीकों से करते हैं। अपने राजस्थान में वही पुराना ढर्रा, सिंचाई के साधनों की कमी है, पानी की कमी तो सिंचाई के साधन अपने आप ही कम होंगे, उत्तम खाद और बीज की भी यहाँ पे कमी। और संगठनात्मक कारण क्या है? भूस्वामित्व की समस्या है और नीतिगत कमजोरियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो भी राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। चलें आगे चलते। अगली बात आ रही राजस्थान में कृषि की विशेषताएं क्या है। नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है? राजस्थान में होता है।
देश में सबसे ज्यादा सरसों कहां होती है? राजस्थान में होती है। देश में सबसे ज्यादा गंवार कहां होता है? राजस्थान में होता है। तो आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि सरसों जो है, इस सरसों के लिए स्पेशल प्रश्न है कि सरसों का अनुसंधान केंद्र कहां है और कब खोला गया था, यह आप बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जो वह चना उत्पादन में कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा बोया जाने वाला खाद्यान्न है, याद रखेंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया भी वैसे बाजरा का ही होता है। दक्षिणी राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा है? मक्का है। राज्य से श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, इसीलिए गेहूं चावल इन दोनों में ही अग्रणी जिला है श्रीगंगानगर। गेहूं है इसलिए इसे अनाज का कटोरा भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि अनाज का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा अनाज का कटोरा श्रीगंगानगर को। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर से टोटल जो क्षेत्र आता है वैसे 19.63 लाख हेक्टेयर आता है, लेकिन स्पेशल सिंचाई के लिए 17.5 आंकड़ा दे रखा है। बाकी ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। अगली बात, सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं एवं ट्यूबवेल से होती है। किससे होती है? कुएं एवं ट्यूबवेल से। और ये कौन से राजस्थान की घटना है? कुएं और ट्यूबवेल कौन से राजस्थान में है? तो याद रखिएगा मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में। इनमें भी कहां है भाई साहब? तो याद रखेंगे कुएं और ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में होती है, भरतपुर जिले में होती है। फिर आ रहा है नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो आपका श्रीगंगानगर है। जबकि तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो याद रखेंगे तालाब से सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो भीलवाड़ा है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो याद रखेंगे तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। कहां होती है भाई साहब? भीलवाड़ा में। किससे? तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो आपका उत्तर आएगा भीलवाड़ा में होती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान में पशुपालन की। देखिएगा पहला यहां पे लिख रखा है कि राजस्थान में पशुपालन, इसका मतलब राजस्थान के मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा है, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इसके कारण पशुपालन ही जीविका उपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अगर ये काम का प्रश्न है, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? दूसरा है। गुरुजी पहला किसका है? तो पहला याद रखेंगे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश का आता है। यानी पूरे देश में अगर पशुओं की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पशु कहां पे हैं? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पशु कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा पशु कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। पूरे देश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पशु कहां? उत्तर प्रदेश में। इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है कि राजस्थान में भारत का लगभग 11 पॉइंट में 27% पशुधन पाया जाता है। यानी पूरे भारत में जितने भी पशु हैं उनमें से 11 पॉइंट में 27% कहां पे? राजस्थान में। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। चलो ठीक बात है, करते हैं तो करते ही हैं। चलें आगे चलते हैं। अब इसके बाद आ रहा है राजस्थान के पालतू पशु। इसमें कह रहा है कि पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय बैल है, भैंस बकरियां हैं, ऊंट हैं, भेड़ हैं, घोड़े हैं, गधे हैं आदि पाए जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थल प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। और पूरे राजस्थान के अंदर अपने 20वीं जो पशु गणना हुई 2019 के अनुसार, इसमें मुख्य रूप से जो याद रखने की बात है वो ये है कि ऊंट एवं गधों की संख्या में चिंताजनक कमी आई। यानी ऊंट हैं वो भी कम हुए हैं, गधे हैं ये भी कम हुए हैं। गधों की संख्या में तो 71% तक क्या आई है? कमी आई है। याद रखने वाली बात है, ठीक है। 19 का मतलब आप यूं समझें, ये जो पशु गणना है ये हुई तो 17 में थी, लेकिन इसके आंकड़े 19 में आए हैं। आंकड़े कब आए हैं? 19 के अंदर आए। अब देखो बात चली पड़ी तो मैं बता देता हूं। बाकी पशु गणना का अगर डिटेल आपको पढ़ना है सारे पशु, तो प्ले लिस्ट के अंदर आराम से जाके देखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पशुधन के सारे वीडियो डाल देता हूं।
पशु गणना गुरुजी कितने वर्षों से होती है? तो याद रखेंगे 5 वर्षों से होती है। करवाता कौन है? ये राजस्व मंडल का काम है। पशु गणना करवाने का काम कौन सा मंडल करेगा? तो याद रखेंगे राजस्व मंडल। राजस्व मंडल गुरुजी है कहां? तो याद रखेंगे कि अजमेर में। राजस्व मंडल है कहां पे? तो याद रखेंगे अजमेर में। तो कहां पे? अजमेर के अंदर राजस्व मंडल जो पशु गणना करवाने का काम करता है। राजस्थान में पशु गणना कितने वर्षों से होती है? 5 से। अब 5 से होती है तो 2017 में जो पशु गणना हुई, ये कौन से नंबर की पशु गणना थी? तो याद रखेंगे मित्रों, ये 20वें नंबर की पशु गणना। कौन से नंबर की पशु गणना? 20वें नंबर की पशु गणना है। और इस पशु गणना के अनुसार पूरे राजस्थान में पशु हैं कितने? 5.68, यानी मैं लिख सकता हूं 5 करोड़ और 68 लाख। कितने करोड़? 68 लाख। 5 करोड़ 68 लाख राजस्थान में कुल पशुधन है। आगे बात समझ में? चलें आगे चलते हैं। अगली बात ये कह रहा है चिंताजनक कमी आई है। तो कमी तो भाई साहब आने को घोड़े में भी आई है, गधे में भी आई है, ऊंट में भी आई है, भेड़ में भी कमी आई है। बकरी, गाय और भैंस, सिर्फ 3 चीजें बढ़ी हैं। गुरुजी कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन है वो कौन सा है? तो याद रखना है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया, मैं लिख ही देता हूं चलो यहां पे, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो पशुधन है वो कौन सा है? बकरी। यानी सबसे ज्यादा बकरी पाई जाती है। और बकरी को ही कहते हैं गरीब की गाय। बकरी को ही क्या कहते हैं? गरीब की गाय। जो गाय नहीं रखेगा वो पालेगा भैंस, और भैंस से मिलता जुलता नाम है भेड़। ये 4 महत्वपूर्ण पशुधन है राजस्थान में क्रम से। सबसे ज्यादा बकरियां हैं राजस्थान में, यानी राजस्थान का कुल पशुधन उसमें 37% पे बकरियां हैं, 23% पे क्या है? गायें हैं। उसके बाद 22% पे क्या है? भैंस हैं। भेड़ कितने प्रतिशत पे हैं? तो 15% पे। और बचे हुए में सारा का सारा पशुधन। देश में स्थान की बात कर रहा हूं मैं। अगर देश में बात की जाएगी साथियों, तो बकरी के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? फर्स्ट है। गाय के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठा। गाय के मामले में राजस्थान का पहले 5वां था, अब छठा। भैंस के मामले में कौन सा है? दूसरा। भेड़ के मामले में कौन सा है? चौथा। भेड़ के मामले में राजस्थान का नंबर कौन सा था? चौथा था। अगली बात और क्या, ये जो अपनी पशु गणना हुई है इसमें याद रखेंगे बकरी के मामले में भी परिवर्तन हुआ है, यानी बकरी में भी थोड़ी सी कमी आई है। गाय में क्या हुआ है? गाय में वृद्धि आई है, गायें बढ़ी हैं। जबकि भैंस की बात करें, भैंस भी बढ़ी है। जबकि भेड़ की बात करें, भेड़ में कमी आई है। और ऊंटों के अंदर कमी आई है, गधे में कमी आई है, घोड़े में कमी आई है। ये मुख्य रूप से याद रखने वाली बात है। और वैसे अगर आपको चाहिए इन पशुओं की ट्रिक वगैरह, तो इसके लिए आप नीचे प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पूरा डिटेल वीडियो है। तो चूंकि अपन कक्षा 6 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां आपको पूरा मिलेगा। गाय की नस्लें कौन सी हैं? बताओ एक बार गाय की नस्ल कौन सी है? देखे मैं भी देख लूं। गाय की नस्ल में एक ही लाइन याद करनी है, मेवहरी का, लाइन साथ साथ बोलो मेरे, मेवहरी का सारा माल, मेवहरी का सारा माल गिरना ही था, गिरना ही था, गिरना ही था। बस मेवहरी का सारा माल गिरना ही था, गिरना ही था, गिरना ही था। मेवहरी का सारा माल गिरना ही था, गिरना ही था, गिरना ही था। साफ हो गया क्या? चलो मैं लिख देता हूं फिर से। यानी मेवहरी का, किसका? मेवहरी का सारा माल, सारा का सारा, मेवहरी का सारा माल गिरना ही था, गिरना ही था। बोलो मेरे सागे सागे, गिरना ही था, गिरना ही था और गिरना ही था। गुरुजी अब याद किया करा? याद लो, अभी करवा दूं मथा ने। ओ आपने राजस्थान है भाई साहब, मोटारों ओ है राजस्थान। कई बार कॉमेडी वाला कौन बोलो प्रधान ही और राजस्थान है, ओ राजस्थान है मोटारों। अब राजस्थान में थान के करनो है? राजस्थान में कोई स्पेशल कौन करनो, मेवहरी का, यानी मेवाती पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद में हरिका, हरिका का मतलब याद रखें, ये जो अपना उत्तर पूर्वी है, यहां पे हरियाणवी नस्ल की गाय पाई जाती है। उसके बाद में कासे याद रखेंगे आप, कांकरेज, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, कांकरेज। उसके बाद में सा, मेवहरी का सारा माल, तो सा से याद रखेंगे वो ही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, सांचोरी पाई जाती है। रा से याद रखेंगे राठी, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद में माल से याद रखेंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मालवी नस्ल की गाय।
गिर से याद रखेंगे गिर, जो आपका मध्य राजस्थान के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ना से याद रखेंगे नागौरी, ना से क्या याद रखना है, नागौरी याद रखना है, जो नागौर के अंदर बेल बड़े प्रसिद्ध हैं इसके। और था से याद रखना है थार पार कर, थार पार कर, जो अपने बाड़मेर वाले क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ये गाय की नस्लें हैं, ऐसे ही और भी नस्लें हैं, इनके लिए अपन और बात करेंगे। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ बकरियों की संख्या में कमी है, गाय भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और मुर्गी पालन का व्यवसाय भी राजस्थान में तेजी से चल पड़ा है। आगे बात आ रही पशुपालन से लाभ क्या होता है भाई साहब, सुन लीजिएगा। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है, पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। अब गुरुजी पशु आधारित उद्योग कौन से होते हैं? पशु आधारित उद्योग में नंबर 1 पे जो लिया जाता है वो लिया जाता है डेयरी उद्योग। सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा कि डेयरी उद्योग किस पर आधारित है? पशु आधारित है। प्रश्न आ जाए चमड़ा उद्योग किस पर आधारित है? पशु पर आधारित है। भाई चमड़ा कब बनेगा, चमड़े के उत्पाद प्रोडक्ट कब बनेंगे? जब आपका पशु होंगे। तो डेयरी उद्योग किस पर आधारित है? पशु पर। चमड़ा उद्योग किस पर आधारित है? पशु पर। मांस उद्योग किस पर आधारित है? पशु पर। भाई जितने पशु होंगे उतना ज्यादा मांस उद्योग आगे बढ़ेगा, तो ये पशु पर आधारित है, ठीक है। ऊन उद्योग किस पे आधारित है? पशु पर आधारित है, ठीक है। तो कृषि पर भी है, कपास से भी बनती है लेकिन पशुओं से भी। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार है, घी मक्खन छाछ आदि मिलता है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। पशुपालन से समस्याएं क्या क्या आती हैं वो देखिएगा। चलें आगे चलते हैं। पशुपालक निर्धनता, पशुपालन में समस्याएं कौन सी हैं? निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार और सही इलाज नहीं दे पा रहे हैं। पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं, यह भी राजस्थान में एक समस्या है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है और जो थी गोचर भूमि उसको लोगों ने दबा लिया है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं, व्यवसायिक दृष्टिकोण की कमी है। गाय रखा, डांगर रखा, बस ठीक है, दूध काट लियो, पी लियो, बेच दियो। लेकिन अपन व्यावसायिक दृष्टिकोण से कौन सी नस्ल लानी चाहिए, कितनी दूध देगी, इस नस्ल को कैसे बेचा जाए, वो चीजें अपने किसानों में नहीं। और बार बार के सूखे और अकाल से पशुधन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आ गया था राजस्थान में खनन। खनन का मतलब खनिज, और खनिजों के विकास के कारण ही, खनिजों के कारण ही राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजैब घर। ये जो चीजें मिलती हैं ना आपको, ये यहीं से मिलती हैं। राजस्थान को खनिजों का अजैब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर खनिजों की क्या है? विविधता है। यहां बहुत प्रकार के खनिज हैं, 67 प्रकार के खनिजों का तो मुख्य रूप से खनन हो रहा है, बाकी खनिज और भी हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। बाकी रॉक फॉस्फेट के अलावा अगर बात करें अपन तो सीसा जस्ता है, जिप्सम है, चांदी है, संगमरमर है, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। यानी राजस्थान के अलावा और कहीं बिल्कुल नगण्य नहीं होता है। चूना पत्थर है, टंगस्टन है, अब्रक है, तांबा है, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफी अवसर। खनिज आधारित उद्योग का मतलब आपसे प्रश्न आ जाए कि सीमेंट उद्योग निम्नलिखित में से है। अब आप कहेंगे पता नहीं जी, तो सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या होता है? सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए चूना पत्थर, इसके लिए कच्चा माल चाहिए चूना पत्थर, कच्चा माल चाहिए इसके लिए कोयला। तो चूना पत्थर कहां से मिला? चूना पत्थर खनिज है ना, तो सीमेंट उद्योग खनिज आधारित है। आपसे मैं पूछ लूं कि चीनी उद्योग किस पर आधारित है? अब चीनी के लिए गन्ना चाहिए, तो चीनी उद्योग किस पर आधारित है? गन्ने, गन्ना बोले तो कृषि, ठीक है। तो ये आपका खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। मानव है, इसका लोभ लालच रुकने का नाम ही नहीं लेता, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो ये पाठ हो गया पूरा कि आजीविका, रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा है। निर्यात का मतलब देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना निर्यात कहलाता है। रबी की फसल में कौन सी प्रमुख रूप से फसल है बताइए जरा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? मक्का है, कपास है, बाजरा है या गेहूं है? बताइए फटाफट से, कौन सी रबी की फसल है? इनमें से रबी की गेहूं है। रबी की कौन सी है? गेहूं। छोटे बच्चों के लिए मैं बताता हूं कई बार स्कूल के अंदर, भाई अपने को इतना ही याद रखना है, रबी में 2 अक्षर है, गेहूं में 2 अक्षर है।
रबी में कितने अक्षर हैं? 2 हैं, और गेहूं में भी कितने हैं? 2 हैं। तो ये वाली जो है ये क्या है? रबी की, बाकी खरीफ की होगी। बाजरे में 3 है और वैसे खरीफ में 3 है। तो बाजरे के साथ जो आती है, अब अपने को पता ही है किसान लोग हैं, बाजरे के साथ कौन कौन सा है। बाजरे वाली ऋतु के अंदर मूंग बोते हैं, बाजरे वाली ऋतु में मोठ बोते हैं, तिल बोते हैं। तो ये कौन सा खरीफ की आ गई, ठीक है। उसके बाद तो ये पार्ट छोटा ही था, ज्यादा कोई महत्वपूर्ण था नहीं, इसमें कुछ कुछ चीजें थी। और इसके साथ अपन लगते लगते इस पार्ट को भी कर लेते हैं, इसमें भी कुछ ज्यादा से प्रश्न बनेंगे नहीं। राजस्थान में आधारभूत जो सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको देख लेते हैं अपन। पहले नंबर पे कह रहे हैं भाई साहब कि किसी भी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि। आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व है। और इसके अंदर जो कार्य इनका संक्षेप में यहां पे डिटेल दी गई। पहले नंबर पे शिक्षा, कोई महत्वपूर्ण इसके अंदर ऐसी बात नहीं जो आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, ये प्रश्न आ सकता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कितने से कितने वर्ष वालों के लिए शिक्षा का प्रबंध करता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो आपका अधिकार है ये प्रदान करता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, चाहे वो कोई भी है। 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है, इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये जो आरटीई है, अपन कहें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, आरटीई फुल फॉर्म बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये मतलब अपन यूं कहें कि शिक्षा जो है, इस शिक्षा की बातें बहुत जगह की गई, अपने संविधान के अंदर भी की गई। शिक्षा है ये अधिकारों के अंदर भी शामिल होता है, यानी व्यक्ति का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी शामिल होता है, और ये मौलिक कर्तव्यों के अंदर भी शामिल होता है। यानी एक अभिभावक का कर्तव्य भी है कि वो बच्चे को शिक्षा प्रदान करे, और प्राथमिक शिक्षा तो जरूर प्रदान करे। तो अधिकारों के अंदर भी बात की गई है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी बात की गई कि सरकार जो है, प्रशासन जो है, वो भी शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते आप कहें गुरुजी कहाँ है अधिकार के अंदर, कहाँ है, हमें तो नहीं पता। अधिकार में जो अनुच्छेद 21A है वहां पे शिक्षा की बात आती है भाई साहब। अगर बात करें नीति निर्देशक तत्वों में तो कहां पे बात आती है? 45 में बात आती है। कर्तव्यों में अगर बात करते हैं तो कर्तव्य सारे के सारे किस में आते हैं? कर्तव्य सारे के सारे अनुच्छेद 51 जो है इसके अंदर आते हैं। भाग 4 का 51 क ख ग आगे चल के ऐसे। तो इनके अंदर जो 11वां कर्तव्य यही था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा वगैरह की व्यवस्था की जाए, ये किया गया। अब आरटी की अधिसूचना कब जारी की गई? भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो ये भारत में जारी की जाती है 27 अगस्त 2009 को। अधिसूचना कब जारी की जाती? 27 अगस्त 2009 को। और उसके बाद में बाकी आगे धाराएं इसमें बहुत सारी हैं, क्या क्या होंगे, क्या क्या काम होंगे, ठीक है, ये बहुत सारी बातें। राजस्थान के अंदर आरटी की जो अधिसूचना है, मैं प्रश्न बना रहा हूं कि राजस्थान में आरटी की जो अधिसूचना है ये कब जारी की जाती है? तो मित्रों याद रखना, ये जारी की जाती है 29 मार्च 2011 को। राजस्थान में आरटी की अधिसूचना कब जारी की जाती है? 29 मार्च 2011 को जारी की जाती। अपने राजस्थान की जो आरटी है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 29 धाराएं हैं राजस्थान की आरटी में। भारत में जो आरटी एक्ट है पूरे भारत का, उसमें 38 धाराएं हैं, इसमें 29 धाराएं। ये काम की बातें मैंने आरटी की आपको बता दी, और बाकी भी अपन चर्चा करते रहे। इसके बाद बात आता है कि बाकी इस आरटी के अंदर कोई विशेष बात नहीं, यहां से आपके लायक कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। इसमें साक्षरता, यहां से प्रश्न बन सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66 पॉइंट में 11%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 79 पॉइंट में 19। और महिला साक्षरता कितनी है? तो याद रखेंगे 52 पॉइंट में 12। अब साक्षरता की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे कुल साक्षरता में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? कोटा है। पुरुष साक्षरता में सबसे अग्रणी जो जिला है ये अपने वाला, मेरे वाला, आप वाला, सारे तो झुंझुनू के देख नहीं रहे मुझे, झुंझुनू है। और बात करें महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता भी सर्वाधिक कहां की है? कोटा की है। महिला साक्षरता और कुल साक्षरता दोनों में अग्रणी कौन सा है? कोटा है। जबकि बात करें पुरुष साक्षरता में कौन सा है? झुंझुनू है। कौन सा है? झुंझुनू।
इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में देखिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई विशेष प्रश्न नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई विशेष प्रश्न नहीं बनने वाला। 108 आप जानते ही हैं, ये आपका है ही, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न आ सकता है भाई साहब कि जनता के स्वास्थ्य के लिए 1000 की आबादी पर उपकेंद्र खोला जाता है, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। ये 3 डिटेल आपसे पूछी जा सकती हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप गलत नहीं करेंगे, जहां तक मेरी उम्मीद आप गलत नहीं करेंगे। इसके बाद आगे आ रहा है कि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में, यानी जो अपने संभाग मुख्यालय हैं, इनमें छोड़कर के भरतपुर को आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं हैं और जल्द ही राजस्थान के 30 जिलों के अंदर 33 में से सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अब आगे बात आती है स्वास्थ्य योजनाओं की। स्वास्थ्य योजनाओं में देखिएगा, 1 नंबर पे यहां पे आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ये 2 योजनाओं का मिश्रण है, आयुष्मान भारत और भामाशाह योजना। उस भामाशाह का ही नाम बदल के अब क्या कर दिया, आयुष्मान भारत और भामाशाह दोनों को मिला के क्या बना दिया, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। अपने राजस्थान में इस योजना की अगर घोषणा की बात करें तो घोषणा हुई थी 29 अगस्त को। घोषणा कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को घोषणा हुई। जबकि बात करें राजस्थान में ये योजना लागू कब होती है तो याद रखेंगे 1 सितंबर 2019। राजस्थान में ये योजना कब लागू हुई? 1 सितंबर 2019 को। कितने लाख रुपए तक का इसके अंदर प्रावधान है? 3 लाख रुपए तक का गरीब लोगों के लिए है। प्रीमियम जो राशि है, बीमे का प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम सरकार जमा करवाएगी और 3 लाख तक का आपका अपन कहें स्वास्थ्य बीमा है, ये गरीब लोगों का बन जाता है। इसमें क्या क्या शर्तें हैं वो अपने लिए कोई ज्यादा खास मायने नहीं रखती। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष। ये गहलोत जी की सरकार के अंदर ही लागू हुआ था, पिछली सरकार में 1 जनवरी 2009 को। फिर आपका वापस से सरकार आई, वसुंधरा जी की सरकार, उन्होंने बंद कर दिया। अब वापस से गहलोत जी ने दोबारा लागू कर दिया। ये जीवन रक्षा कोष के नाम से कोष बनाया गया है। उसके बाद फिर प्रश्न बनेगा मुख्यमंत्री राजश्री योजना। 1 मिनट, प्रश्न बनेगा मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अब राजश्री योजना क्या है भाई साहब? ये योजना शुरू की गई, इसमें एक प्रोजेक्ट था क्या कि 1 जून 2016 के बाद अगर बालिका जन्म लेती है तो उसको कुल कितने रुपये उपलब्ध होंगे? 50,000। किस किस किस्तों में होंगे, क्या क्या किस्तें रहेंगी? भाई 2500 रुपए तो उसको प्रसव के बाद, बोले तो बच्ची का जन्म हुआ, अगर संस्थागत प्रसव मिल जाएंगे। उसके बाद 2500 रुपए बच्ची 1 वर्ष की होगी तब मिलेंगे। उसके बाद 4000 रुपये बच्ची जब पहली कक्षा में किसी राजकीय विद्यालय में जाएगी तब मिलेंगे। उसके बाद बच्ची का 6ठी कक्षा में अगर एडमिशन हो जाता है राजकीय विद्यालय में तब 5000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर बच्ची 10वीं पास कर लेती, एडमिशन करा देते हैं आप राजकीय विद्यालय में, तब मिलेंगे 10,000 रुपये। और बाकी 25,000 रुपये अगर वो 12वीं पास आउट हो जाती है तब आपको मिलेंगे। कुल मिला के अपन कहें लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों के प्रति जो सोच है परंपरागत, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने ये मुहिम चलाई कि 50,000 रुपए एक बच्ची, कोई भी चाहे वो, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत उसको दिया जाएगा। ये बात आ रही समझ में? यानी 2500 रुपए की राशि ये कब दी जाएगी? ये जन्म पर, 2500 रुपए की 1 वर्ष पर, 4000 रुपए की पहली कक्षा में एडमिशन पर, 5000 रुपए की राशि दी जाएगी उसका 6ठी क्लास में, 10,000 रुपए की राशि 10वीं में, 12वीं जैसे पास आउट हो जाती है तो 25,000 रुपए, कुल मिला के 50,000 रुपए की राशि बच्ची को दी जाएगी। ये थी कौन सी? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसके बाद आता है नहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये भी गहलोत जी का ही देन है, काफी अच्छा काम था इनका। मतलब यूं कहो कि एक आम जन के लिए शानदार सौगात गहलोत जी ने दी। 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया।
अपन 10 रुपए की पर्ची कटवाते हैं और अपने को दवाइयां मिल जाती हैं, नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार कोई भी बीमारियां होती है अपन ले चले जाते हैं, भगवान ना करे बीमार किसी को। लेकिन एक तो गरीब व्यक्ति के 300-400 रुपए लग जाएं और दूसरा एक 10 रुपए की पर्ची में काम हो जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद आता है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना है, ये 2011 में लागू की गई थी, बाकी कोई खास बात नहीं है। बाकी स्वास्थ्य के लिए सरकार और भी प्रयास कर रही है। और संचार और डाक सेवा है, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लायक बन नहीं रहा है यहां से। उसके बाद बात करते हैं डाक सेवा में कोई विशेष प्रश्न नहीं है। ये सुकन्या समृद्धि योजना, ये आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो, कि सुकन्या समृद्धि योजना ये कब शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा बालिकाओं के खाते खुलवाए जाते हैं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 22 जनवरी 2015 को इस योजना को शुरू किया गया। ये राशि जमा करवाई जाती है बेटियों के लिए। उसके बाद बैंक सेवाएं होती हैं, कोई खास नहीं। परिवहन सेवा है, परिवहन अलग टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। सड़क परिवहन के अंदर ये बात याद कर लीजिएगा, राजस्थान राज्य परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1 अक्टूबर 1964 को। कब की जाती है भाई साहब? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी कब की जाती है? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है जोधपुर, और न्यूनतम लंबाई कहां पे है? तो याद रखेंगे धौलपुर। NH-15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, छोटा 71 B है। रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन, माल परिवहन, यात्री परिवहन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे है, इसके अंदर ये 4 जिले आते हैं, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे के अंदर एक जिला आएगा, कौन सा? कोटा, ये इसमें आएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के अंदर है। पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन की अगर बात करें तो यहाँ पे करा राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का, हालांकि और भी प्रयास चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए। 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा भारतीय वायुसेना के अधीन कार्यरत हैं। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच 1874 में चली थी। तो ये कुछ एक इस पार्ट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको बताए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। बाकी इस क्लास में अपन फिर 20 मिनट लगाने क्या मतलब है, जो प्रश्न यहां से बनने थे वो आपको बता दिए। अब महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए है वो ये है कि ये जो क्लास होने वाली है नेक्स्ट, ये लंबी क्लास होने वाली है। राजस्थान की लोक संस्कृति के कई से टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं। जनजातियों की चर्चा इस पाठ के अंदर की गई है, साथ के अंदर इसमें भाषा और बोलियों की चर्चा की गई है, साथ में इसके अंदर बात करें अपन कुछ जो हस्तकला है उसकी चर्चा की गई है। एक ही पाठ में सारा का सारा निचोड़ है। उसके बाद आपका अपने राजस्थान में लोक जो देवी देवता हैं उनकी चर्चा की गई है, लोक देवताओं की चर्चा की गई है, संत संप्रदाय की यहाँ पे चर्चा की गई है। और इसके साथ इस पाठ में कला संस्कृति का एक निचोड़ इस लेवल पे दिया गया। 6ठी क्लास के अंदर शानदार और जानदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी से निवेदन, लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार सब्सक्राइब अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।